नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भोपाल गैस ट्रेजेडी ये एक ऐसी त्रासदी है जिसको ना केवल भारत बल्कि पूरा विश्व कभी भी नहीं भूल सकता। ये दुनिया का सबसे ज़्यादा भयावह त्रासदियों में से एक त्रासदी है। इसको लेकर कुछ चर्चाएं फिर से शुरू हुई हैं, जिसमें पीड़ितों को अतिरिक्त मुआवजे के संबंध में कुछ पिटिशंस हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, जिस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर का स्टैंड मांगा है कि उनका क्या कहना है, केंद्र सरकार का क्या कहना है ऑन फर्दर कॉम्पनसेशन फॉर विक्टिम्स, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 11 अक्टूबर तक का समय दिया है कि वो इसके बारे में अपना स्टैंड क्लियर करें। तो सुप्रीम कोर्ट की 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, संवैधानिक बेंच ने ट्यूसडे यानी कल यूनियन गवर्नमेंट को 11 अक्टूबर तक का समय दिया ये डिसाइड करने के लिए कि क्या वो प्रेस करना चाहते हैं इस क्यूरेटिव पिटिशन को, जो कि सुप्रीम कोर्ट में है फॉर द एनहांसमेंट ऑफ कॉम्पनसेशन, जिसमें कॉम्पनसेशन को बढ़ाने की बात की गई है टू द विक्टिम्स ऑफ भोपाल गैस ट्रेजेडी ओवर एंड अबव दी $470 मिलियन ऑलरेडी पेड। $470 मिलियन का कॉम्पनसेशन ऑलरेडी पे किया गया था यूनियन कार्बाइड कंपनी के द्वारा। ठीक है, ये जो 5 जजेस बेंच है इसको लीड कर रहे हैं जस्टिस संजय किशन कौल। उन्होंने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को 11 अक्टूबर तक का समय दिया है कि वो इंस्ट्रक्शंस लेकर आएँ केंद्र सरकार से ऑन इट स्टैंड ऑन द इशू, कि उनका क्या स्टैंड है इस पूरे मुद्दे पर। यहाँ पर जस्टिस कौल ने मेहता को कहा कि सरकार को ये क्लियर करना होगा या स्टैंड लेना होगा कि क्या वो इस पिटिशन को लेकर आगे चलना चाहते हैं या नहीं। ठीक है, चलिए, यूनियन कार्बाइड कंपनी की अगर मैं बात करूं तो ये अभी इसको ओन करते हैं डॉ केमिकल्स। इसने कॉम्पनसेशन पे किया था, जैसा मैंने आपको बताया, $470 मिलियन का सेटलमेंट के समय, जब सेटलमेंट हुआ था 1989 में, इस त्रासदी के विक्टिम्स को, जो भी इस ट्रेजेडी के जो भी पीड़ित थे उन सबको। ना जो लोग सरवाइव करे इस ट्रेजेडी को वो विक्टिम्स बन गए डिजीजेस के, क्योंकि उनको बहुत सारी बीमारियों की चपेट में वो आ गए बिकॉज ऑफ द लीकेज ऑफ दिस पॉइजनस गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड। नाउ उस समय से लेकर लगभग 38 साल से एक बहुत लंबी लड़ाई ये लोग लड़ रहे हैं फॉर एडिक्वेट कॉम्पनसेशन एंड प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट। इस संदर्भ में 2010 में जो केंद्र सरकार थी, उस समय कांग्रेस सरकार ने क्यूरेटिव पिटिशन, सुधार की पिटिशन डाली एपेक्स कोर्ट में इन दिसंबर 2010 में फॉर द एनहांसमेंट ऑफ कॉम्पनसेशन अमाउंट, की कॉम्पनसेशन अमाउंट को बढ़ाया जाना चाहिए। इसके बारे में और डिटेल में जानने से पहले आप मुझे फॉलो कर सकते हैं पाथफाइंडर के टेलीग्राम चैनल पर या फिर ND Live 10 पर भी फॉर ऑल माई क्लास डिटेल्स, अपडेट्स एंड शेड्यूल्स एंड PDFs। अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, मेरी सभी स्पेशल क्लास और प्लस कोर्सेज के लिए एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज़ करना है ND Live 10। अनअकैडमी से जुड़ने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे आपको बहुत सारे चॉइस ऑफ एजुकेटर्स मिल जाती है, अनलिमिटेड व्यूज़ ऑन लेक्चर्स मिलते हैं, इस तरह के बहुत सारे बेनिफिट्स के साथ रिजल्ट्स भी आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं। चलिए पिटिशन देख लेते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट। इस पिटिशन में केंद्र सरकार ने कहा कि यूनियन कार्बाइड कंपनी जो है अमेरिका की, जिसको अभी ओन कर रहा है डाउ केमिकल्स, उसको डायरेक्ट किया जाना चाहिए कि वो एडिशनल कॉम्पनसेशन पे करे ऑफ 7,413 करोड़, मतलब 715 करोड़ के आसपास का कॉम्पनसेशन वो तब दे चुके थे, उसके ऊपर 7,413 करोड़ का कॉम्पनसेशन और देने के लिए डायरेक्ट किया जाना चाहिए टू दिस कंपनी। ना ये जो प्ली थी ये बेसिकली क्यों डाली गई थी? ये डाली गई थी कि जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था 1989 का, जहां पर ये कॉम्पनसेशन डिसाइड किया गया था $470 मिलियन का, इसको रिकंसिडर किया जाए बाय द ऑनरेबल कोर्ट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। और इस प्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कहा था उस समय केंद्र सरकार ने कहा कि देखिए, ये जो सेटलमेंट हुआ था ना 1989 में, वो बेस था मिसकंसेप्शंस पर, मतलब गलत आंकड़ों पर बेस था इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डेथ्स, इंजरीज एंड डैमेजेस। जो भी कॉम्पनसेशन दिया जाता है कब दिया जाता है? जब कोई इंजरी होती है, डेथ होती है, मृत्यु के केस में, डैमेजेस के केस में। तो यहाँ पे केंद्र सरकार का स्टैंड ये था कि देखिए, जो कॉम्पनसेशन दिया गया है वो मिसकंसेप्शन पर दिया गया है, ना तो सही आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं, ना डैमेज और इंजरी को ही सही तरीके से कंसिडर किया गया है। इसी वजह से एनहांसमेंट ऑफ कॉम्पनसेशन की बात यहाँ पर की गई है इस पिटिशन में। ठीक है, इट डिड नॉट टेक इनटू अकाउंट द सब्सिक्वेंट एनवायरमेंटल डैमेज। इसकी वजह से जो आने वाले प्रभाव हैं उनको कंसिडर नहीं किया गया था उस प्रीवियस कंसिडरेशन में। ठीक है, चलिए, इससे पहले मैं आपको बता दूं, दिसंबर में ये प्ली गई है, दिसंबर 2010 में ये प्ली गई। उससे पहले ही जून 2010 में भोपाल कोर्ट ने 7 अधिकारियों को यूनियन कार्बाइड कंपनी लिमिटेड, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के 2 साल की सजा सुनाई थी। मतलब ये केस चल ही रहा था। बिफोर दैट इन 1992 ओनली
जब ये केस मतलब सेटलमेंट हो रहा था, कॉम्पनसेशन की बात हो रही थी, उस समय केस भी चल रहा था, तो उस समय वॉरेन एंडरसन जो कि प्रेसिडेंट थे यूसीसी के, उनको मेन अभियुक्त बनाया गया था इस केस में, लेकिन वो कभी भी ट्रायल के लिए नहीं आए। इसके बाद भोपाल सीजेएम कोर्ट ने इनको फ्यूजिटिव डिक्लेयर कर दिया था ऑन February 1, 1992, और इसके साथ ही 2 बार 1992 में और 2009 में भोपाल कोर्ट ने नॉन बेलेबल वारंट भी इशू किए थे अगेंस्ट एंडरसन। ठीक है, एंडरसन की मृत्यु हो गई 2014 में, तो ये तो ख़त्म हो गए। उसके बाद 2010 में डिसीजन आया जहां पर 7 अधिकारियों को यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के सज़ा सुना दी गई। 2010 में दिसंबर में जो केंद्र सरकार है उनकी तरफ से पिटिशन गई, जिसके बारे में अब फिर से बात हो रही है, जहां पर जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसका स्टैंड मांगा जा रहा है। ठीक है, अब इसमें 11 अक्टूबर को क्या सुनवाई होगी वो हमें 11 अक्टूबर को पता लगेगा। केंद्र सरकार का क्या इसमें निर्णय होगा, इसके बारे में 11 अक्टूबर को ज़रूर बात करेंगे। अभी हम थोड़ा सा बैक टू बेसिक्स चले जाते हैं, भोपाल गैस ट्रेजेडी को समझ लेते हैं। 2 और 3 दिसंबर की रात 1984 में यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड पेस्टिसाइड प्लांट था भोपाल में, उसमें से लीकेज शुरू हुई अराउंड 40 टन्स ऑफ डिस्ट्रक्टिव मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस की। इट वॉज अ पेस्टिसाइड प्लांट जिसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड का इस्तेमाल किया जाता था, उसमें लीकेज शुरू हो गई और ये माना जाता है, ये अनुमान है कि 40 टन तक मिथाइल आइसोसाइनाइड हवा में फैल गई। धीरे धीरे क्लाउड बन गया इस गैस का और वो डिसेंड होने लगा और इसने एक तरह से पूरी की पूरी सिटी को एनवलप में ले लिया, मतलब अपनी चपेट में ले लिया, एंड टर्न इट इनटू अ गैस चैम्बर। As a result, around 500,000 residents were exposed to the gas. 500,000 लोग इस गैस से एक्सपोज हुए, जिसमें से 15,000 लोगों की माना जाता है कि मृत्यु हो गई। नाउ द कॉन्फ्लिक्ट इज, जहां यूनियन कार्बाइड अभी भी ये कहती है कि 3800 लोगों की मृत्यु हो, वहीं मतलब ये कह रहे हैं 3,500 लोग मरे हैं, लेकिन म्युनिसिपल वर्कर्स ने आर्ग्यू किया कि उन्होंने कम से कम 15,000 बॉडीज़ को मूव किया है फॉर द लास्ट राइट्स। एस्टिमेट वेरी ऑन डेथ टोल, मतलब म्युनिसिपल जो वर्कर्स हैं उनका कहना है कि 15,000 बॉडीज़ को अंतिम संस्कार किया गया। वहीं यूनियन कार्बाइड कह रही है कि 3800 लोगों की मृत्यु हुई है। तो ये आंकड़ों में फ्लक्चुएशन देखने को, ये कंट्रोवर्सी आज भी है, कोई क्लैरिटी से हमारे पास कोई एग्जैक्ट नंबर हमारे पास नहीं है। नाउ इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, मिथाइल आइसोसाइनाइड लीक हुई, सो डॉक्टर्स को नहीं पता था क्या ट्रीटमेंट होगा इस तरह के इंसिडेंट में, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ, इस त्रासदी के लिए कोई भी तैयार नहीं था। मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस लीक किल्ड मोर देन 15,000 पीपल एंड अफेक्टेड ओवर 6 लाख वर्कर्स। इतने 15,000 लोगों की मृत्यु और 6 लाख वर्कर्स प्रभावित हुए इससे। द स्टिल बर्थ रेट एंड द न्यू नेटल मोर्टेलिटी रेट इंक्रीज बाय अप टू 300 एंड 200 रिस्पेक्टिवली। मतलब स्टिल बर्थ, बच्चे मृत पैदा होना, या फिर इमीडिएटली जन्म के इमीडिएट बाद जो उनके जो मोर्टेलिटी रेट है वो बढ़ गया 300 और 200% तक इस गैस लीक की वजह से। द गैस लीक इम्पैक्टेड द ट्रीज एंड एनिमल्स टू। इसने जो भी आसपास का जनजीवन है सभी को प्रभावित किया। कुछ ही दिनों में जो ट्रीज थे वो बैरन होने शुरू हो गए। Bloated animal carcasses had to be disposed of. People ran on the streets, vomiting and dying. मतलब इतना भयानक मंजर रहा। The city ran out of cremation grounds. This was the effect of this leakage. इसका इतना भयानक impact था। Now methyl isocyanate actually है क्या? Very very important, ये बहुत important है। ये एक कलरलेस लिक्विड है जिसका इस्तेमाल किया जाता है फॉर मेकिंग पेस्टिसाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड एक सेफ है अगर इसको प्रॉपरली मैनेज किया जाए, मेंटेन किया जाए। ठीक है, ये केमिकल हाईली रिएक्टिव होता है हीट से, लेकिन जब इसको पानी के साथ एक्सपोज किया जाए तो इसके जो कंपाउंड्स हैं मिथाइल आइसोसाइनाइड के, वो रिएक्ट करते हैं एक दूसरे से, कॉजिंग हीट रिएक्शंस। तो ये अगर ढंग से इसको मैनेज ना किया जाए, मेंटेन ना किया जाए, इट कैन बी अ डिजास्टर विच वी ऑलरेडी हैड एक्सपीरियंस्ड इन दी भोपाल गैस ट्रेजेडी। मिथाइल आइसोसाइनाइड अब फिलहाल कहीं पर भी इसका प्रोडक्शन नहीं होता, इज नो लॉन्गर इन दी प्रोडक्शन, ऑल्दो इट इज स्टिल यूज्ड इन पेस्टिसाइड। अभी भी इसका इस्तेमाल होता है पेस्टिसाइड्स में, लेकिन प्रोडक्शन कहीं नहीं होता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द बेयर क्रॉप साइंस प्लांट, द बेयर क्रॉप साइंस प्लांट इंस्टीट्यूट वेस्ट वर्जीनिया करंटली एक लौती जगह है, स्टोरेज लोकेशन है MIC की अक्रॉस द ग्लोब। केवल यहीं पर ये मिथाइल आइसोसाइनाइड फिलहाल
मिलता है और कहीं नहीं मिलता। ठीक है, चलिए इसके इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं हेल्थ पर। तो जैसा कि हम ऑलरेडी बात भी कर चुके हैं, इमीडिएट हेल्थ इफेक्ट की बात करें तो इसमें अल्सर्स हो जाते हैं, फोटोफोबिया मतलब हाई सेंसिटिविटी टू लाइट हो जाती है, रेस्पिरेटरी इश्यूज आ जाते हैं, एनोरेक्सिया हो जाता है, परसिस्टेंट एब्डोमिनल पेन, जेनेटिक इश्यूज बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, डीएनए में इफेक्ट आ जाता है, जेनेटिक इश्यूज आ जाते हैं, न्यूरोसिस, इम्पेयर्ड ऑडियो एंड विजुअल मेमोरी, इम्पेयर्ड रीजनिंग एबिलिटी और ना जाने कितना। ये इसके इमीडिएट प्रभाव है, मतलब अगर आप एक्सपोज हो गए इससे तो ये इमीडिएटली होगा। दूरगामी प्रभाव क्या होंगे, लॉन्ग टर्म हेल्थ इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। इट कैन बी क्रॉनिक कंजेक्टिवाइटिस, डिक्रीज लंग फंक्शन इफेक्ट हो जाएगा, इंक्रीज प्रेगनेंसी लॉस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, इंक्रीज इन्फेंट मोर्टेलिटी, इंक्रीज क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी मतलब बच्चे एबनॉर्मल पैदा होने शुरू हो जाएंगे, इन्फेंट मोर्टेलिटी बढ़ जाएगी, इम्पेयर्ड एसोसिएट लर्निंग एंड मोर। और इसके साथ मतलब सुनने की क्षमता, देखने की क्षमता, इस सबको प्रभावित करता है, जो दूसरी तीसरी जनरेशन तक भी देखा गया है प्रभाव। और शायद अभी भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो इससे प्रभावित हो रहे होंगे, जिनके क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ या जेनेटिक इफेक्ट्स यहाँ पर देखने को मिल रहे होंगे। सो दिस वॉज अ वेरी डिजास्टर, मतलब व्हाट टू से, लेट्स सी व्हाट द गवर्नमेंट हैज़ टू से एंड इसका कॉम्पनसेशन बढ़ता है कि नहीं बढ़ता। होपफुली ये कॉम्पनसेशन बढ़े और मुआवजा जो जायज़ मुआवजा है वो मिलना चाहिए सभी विक्टिम्स को। सो बिफोर वी वाइंड अप गाइज, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज़ करना है NDLive10। ये कोड आप सभी सब्सक्रिप्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं एंड यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट दैट इज़ अवेलेबल ऑन द प्लेटफॉर्म। सितंबर का एक्सटेंशन ऑफर चल रहा है जहाँ पर 1 साल के लिए 1 महीना मिल रहा है आपको एक्स्ट्रा, 18 महीने पर 4 महीने, 2 साल और 3 साल पर आपको 1 साल का एक्सटेंशन मिल रहा है ऑन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शंस। ऑफर केवल 23 सितंबर तक वैलिड है, अभी जाकर एनरोल कर लीजिए विद माय कोड NDLive10। बैचेस शुरू हो रहे हैं 22 सितंबर से, मेरा बैच भी शुरू हो रहा है शाम को 6 बजे कल से ही। NDLive10 इज द कोड दैट यू हैव टू यूज टू एनरोल फॉर द कोर्स। कॉम्बैट हर संडे होता है, एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज़ करना है। टेस्ट सीरीज प्लेटफॉर्म पर चल रही हैं आंसर राइटिंग के लिए, अभी जाइए और सब्सक्राइब कीजिए विद माय कोड NDLive10। अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट क्या हैं, आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं अलॉन्ग विद द फिजिकल नोट दैट यू कैन अवेल। EMI का ऑप्शन भी अवेलेबल है प्लेटफॉर्म पर, ये भी आप अवेल कर सकते हैं। डाउट दरबार फ्री डाउट सेशंस के लिए आप इस कोड को स्कैन कर लीजिए और आप क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। ऑल्सो हिट द बेल आइकन सो दैट आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे हमारी अपडेट्स के। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू एंड प्लीज़ टेक केयर। थैंक यू।